प्राचीन भारत के बड़े बड़े साम्राज्यों के बारे में तो हम सबने सुना है, मौर्य, गुप्त। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन साम्राज्यों की नींव किसने रखी? वो कौन थे जिन्होंने जमीन तैयार की? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही वंश की, शिशुनाग वंश। एक ऐसा वंश जिसने मगध को एक छोटी सी रियासत से एक विशाल साम्राज्य का केंद्र बना दिया। और देखिए, इस वंश की कहानी एक बहुत बड़े सवाल से जुड़ी हुई है। सवाल ये कि मगध की अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ 100 साल पुरानी दुश्मनी, जी हाँ, पूरे 100 साल पुरानी दुश्मनी आखिर खत्म कैसे हुई? इसका जवाब इसी वंश की कहानी में छुपा है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, इतिहास का एक नियम है, हर नए वंश का उदय किसी पुराने के खंडरों पर ही होता है, और शिशुनाग वंश की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इसकी शुरुआत होती है मगध में फैली एक जबरदस्त राजनीतिक उथल-पुथल से। तो हुआ ये कि उस समय मगध पर हर्यंक वंश का राज था, लेकिन उनका जो आखिरी राजा था, नागदशक, वो इतना नाकारा, इतना अयोग्य साबित हुआ कि लोग उससे तंग आ गए, और तंग आकर जनता ने ही उसे सिंहासन से उतार फेंका। सोचिए, मगध का सिंहासन खाली था। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। शिशुनाग ने कोई बगावत नहीं की, कोई तलवार के दम पर सत्ता नहीं छीनी। वो तो खुद नागदशक का एक बहुत ही काबिल मंत्री था, जिसे उस जमाने में अमात्य कहते थे। उसकी काबिलियत को देखकर जनता ने और बाकी अधिकारियों ने मिलकर उसे ही अपना नया राजा चुन लिया। क्यों? ताकि राज्य में जो गड़बड़ी फैली है उसे ठीक किया जा सके। और राजा बनते ही शिशुनाग ने सीधा उस काम पर हाथ डाला जिसकी मगध को उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो काम था अपने सबसे बड़े और सबसे पुराने दुश्मन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना। और ये दुश्मन कौन था? ये था पश्चिम में बसा एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य, अवंती। समझ लीजिए कि उस समय की ये दो महाशक्तियां थीं और एक दूसरे की कट्टर दुश्मन। अब सवाल है कि ये दुश्मनी कितनी पुरानी और गहरी थी? तो जवाब है 100 साल, पूरे 100 साल। सोचकर देखिए, एक पूरी सदी से मगध और अवंती के बीच एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जिसका कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा था। एक तरह का डेडलॉक था। और इसी 100 साल के गतिरोध को शिशुनाग ने तोड़ा। और कैसे तोड़ा? उसने सिर्फ अवंती को हराया ही नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। ये एक, जिसे कहते हैं ना, गेम चेंजिंग जीत थी। और बस इतना ही नहीं, इसके साथ साथ उसने वत्स और कोसल जैसे राज्यों को भी जीता और मगध की सीमाओं को बंगाल से लेकर मालवा तक फैला दिया। और हाँ, उसने अपनी राजधानी भी बदली, वैशाली को अपनी नई राजधानी बनाया। तो ये तो थी शिशुनाग की कहानी। अब उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? उसका बेटा कालाशोक। और देखिए, दोनों का काम बिल्कुल अलग था। अगर पिता ने साम्राज्य को फैलाया था, तो अब बेटे का काम था उसे मजबूत करना, उसे स्थिर बनाना। कालाशोक को पुराणों में काकवर्ण भी कहा गया है, जिसका मतलब है कौवे के रंग वाला। खैर, उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आने वाले भारत का इतिहास ही बदल दिया। उसने राजधानी को वापस पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया। और ये फैसला बहुत अहम था। क्यों? क्योंकि पाटलिपुत्र नदियों के संगम पर था, व्यापार के लिए, सेना के कंट्रोल के लिए एकदम परफेक्ट जगह। और इसी एक फैसले ने पाटलिपुत्र को आने वाली कई सदियों के लिए भारत की शाही राजधानी बना दिया। उसके राज में एक और बहुत बड़ी घटना घटी, इस बार राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में कालाशोक ने वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति यानी कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन करवाया। ये बौद्ध धर्म के इतिहास में एक बहुत बड़ा, एक मील का पत्थर। लेकिन इसी संगीति में एक ऐसी चीज हुई जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। यहीं पर बौद्ध धर्म का पहला बड़ा बंटवारा हुआ। जो बौद्ध संघ था वो 2 गुटों में बंट गया। एक तरफ थे स्थिविर, जो कहते थे कि नियम जैसे हैं वैसे ही सख्ती से माने जाने चाहिए, और दूसरी तरफ थे महासांघिक, जो नियमों में थोड़ी ढील चाहते थे, थोड़ा लचीलापन चाहते थे। तो अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, है ना? मगध शक्तिशाली था, राजधानी तय हो चुकी थी, धार्मिक और सांस्कृतिक काम भी हो रहे थे। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है, और शिशुनाग वंश का अंत बहुत ही नाटकीय और खूनी था। विडंबना देखिए, जिस कालाशोक ने साम्राज्य को इतनी स्थिरता दी थी, उसका अपना अंत बहुत ही अस्थिर तरीके से हुआ। उसकी मौत कोई आम मौत नहीं थी, वो एक
हत्या थी। और इसका जिक्र हमें मिलता है बाणभट्ट की हर्षचरित में। उसमें साफ साफ लिखा है कि महापद्मनंद नाम के एक आदमी ने धोखे से राजा कालाशोक की छुरा घोंपकर हत्या कर दी। अब जाहिर है राजा की हत्या के बाद साम्राज्य कमजोर पड़ गया। कालाशोक के 10 बेटों ने मिलकर अगले करीब 22 साल तक राज तो किया, लेकिन वो बात नहीं रही। वंश अपनी ताकत खो चुका था। और फिर लगभग 345 ईसा पूर्व में वही आदमी, वही हत्यारा महापद्मनंद वापस आया और उसने आखिरी शासक नंदीवर्धन को हटाकर एक नए वंश की, नंद वंश की नींव रखी। तो कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस वंश की विरासत क्या है? हमें शिशुनाग वंश को आखिर याद क्यों रखना चाहिए? देखिए, शिशुनाग वंश की विरासत बहुत गहरी है। सबसे पहली बात, इन्होंने ही मगध को उत्तर भारत की सबसे बड़ी एक निर्विवाद सुपर पावर बनाया। दूसरी, अवंती पर जो जीत हासिल की, वो मगध के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। उसने सचमुच इतिहास का नक्शा बदल दिया। तीसरी बात, इन्होंने पाटलिपुत्र को एक महान शाही राजधानी की पहचान दी। और सबसे जरूरी बात, इन्होंने वो मजबूत नींव तैयार की जिस पर भारत के पहले महान साम्राज्य यानी नंद साम्राज्य की शानदार इमारत खड़ी हुई। तो इस तरह एक मंत्री के राजा बनने से शुरू हुई ये कहानी, जिसने 100 साल पुरानी दुश्मनी खत्म की, वो एक और भी बड़े साम्राज्य के लिए रास्ता बनाकर खत्म हो गई। और यही तो इतिहास की खूबसूरती है ना? कि शिशुनाग वंश का अंत ही भारत के पहले महान साम्राज्य का उदय बना।